लेकिन जब हम सचिवालय में जाते थे, मंत्री से समय लेते थे, मुख्यमंत्री से समय लेते थे, हमको 15-15 दिन, 1-1 महीने तक समय नहीं मिलता। वो चाहे मुझे उसने गाली दी हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे भाजपा का हो, मैं कभी परहेज नहीं करता हूँ। वो विकास को लेकर के आता है, समस्या को लेकर आता है, उसका निदान करने की कोशिश करता हूँ। हरीश रावत जी की मैं एक बात पर बहुत इज्जत करता हूँ। तो 100 करोड़ का ऑफर मेरे सामने आया था, मैंने पहले भी कहा, मैंने उसको ठुकराया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कहिए नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। कहिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जागेश्वर विधानसभा सीट का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, लगातार आप जो है, आपकी जो इमेज है वो गांधीवादी नेता के तौर पर है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में क्या आपके परिवार से लोग थे, या क्या वजह है कि आपको हमेशा गांधीवादी तौर पर देखा जाता है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उस समय मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, इसलिए मेरा उसमें भाग लेने का कोई औचित्य नहीं होता है। मेरे सबसे बड़े भाई साहब केदार सिंह कुंजवाल जी, वो उस समय मैं समझता हूँ उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और लेकिन युवा थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों को, आंदोलनकारियों को बैग से मदद किया करते थे, और क्योंकि उस समय उनकी आयु 21 साल नहीं हुई थी, उनको अंडरेज कहा गया था, तो उनको पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया गया था। इसलिए हमारा शुरू से आंदोलन में हमारे परिवार का सहयोग रहा है, और लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई नहीं रहे हैं। लेकिन जब देश के आज़ाद होने के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय चाइना के साथ 1962 में जब लड़ाई छिड़ी, तो उस लड़ाई में बड़े भाई साहब से छोटे हमारे धन सिंह कुंजवाल उनका नाम था, वो सेना में हौलदार के पद पर कार्य कर रहे थे, और उसमें सीमा में वो शहीद हो गए थे। और वही हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति का भार निभाते थे, आर्थिक पैसे वैसे का। और मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ता था अल्मोड़े में, JIC में, तो मेरा खर्चा भी वही देते थे। अच्छा। तो हमारे बड़े भाई साहब केदार सिंह कुंजवाल विनोबा भावे के साथ सर्वोदय में थे जी। उनको कहीं से इनकम नहीं होती थी। जब चाइना में वो भाई साहब शहीद हुए, तो उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई को रोक दिया। अच्छा। क्योंकि परिवार बहुत साधारण था, खर्चा नहीं चलता था, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई रोक दी गई। और मैंने ये सोच करके कि मैं आगे प्राइवेट इम्तहान देके अपनी पढ़ाई पूरा करूँगा। एक मेरे क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में सर्वोदय इंटर कॉलेज है जी। वो हमारे पिताजी और वहाँ के दुर्गादास शास्त्री, प्रताप सिंह बोरा, इन लोगों ने सहयोग करके उसको बनाया था। उसमें हाई स्कूल था। कांग्रेस में आपने जो है कैसे ज्वाइनिंग करी? मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ मैंने जो है, मुझे मैनेजमेंट कमेटी ने वहाँ मुझे अध्यापक नियुक्त करा। अच्छा। मैं जूनियर सेक्शन को पढ़ाने लगा, और 9 महीने तक मैंने वहाँ पर सर्विस करी जी। उसी बीच में हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब ने जो है एक खादी ग्रामोद्योग की संस्था, जिसका नाम हम पर्वतीय ग्राम स्वराज्य मंडल जयंती कहते हैं जी, उसका गठन करके खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार से उस योजना को चलाने के लिए तमाम प्रकार की सहायता प्राप्त करके उसको चलाने का प्रयास किया, और वो अच्छी चलने लग गई। जब ठीक चलने लग गई, तो मुझे उन्होंने शिक्षा से कहा कि तुम इस्तीफा दे के आ जाओ और इस संस्था को चलाओ। तो मैंने फिर उस पर काम करना प्रारंभ किया, और उसको आगे बढ़ाया भी, और साथ में समाज की सेवा करने का काम भी हमने शुरू किया। तो उसी समय से मन था कि गांधीवादी विचारधारा है। हाँ, उस समय था, और टोटली हम उस समय गांधी के सिद्धांतों के आधार पर काम करते थे। हमारा जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ था, उसमें सुबह शाम प्रार्थना होती थी, और साफ सफाई होती थी, श्रमदान करते थे, तो गांव वालों को भी उसके लिए प्रेरित करते थे। तो ये चीज़ चलती थी, और साथ में हमने फिर जो वहाँ की समस्याएं थी, वो समस्याएं भी हमारे पास आने लगी कि इसका निदान करो। अब हम जिले से, प्रदेश से उसको कराने की कोशिश करते थे। बाद में मैंने लक्ष्य बनाया कि साल में करीब 1 महीना
क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं लखनऊ में रहूँगा और वहाँ सरकार के प्रतिनिधियों से मिल करके कुछ न कुछ काम क्षेत्रीय करा के लाऊंगा। और वहीं हमारे खादी ग्रामोद्योग उद्योग का डायरेक्टरेट भी था और वहाँ संस्था के भी कुछ काम लेके हम जाते थे। तो मेरे साथ एक गोपाल दत्त भट्ट जी थे गरुड़ के, वो भी सर्वोदय थे। हम दोनों जाकर के वहाँ रहते थे, बल्कि एक पाल होटल है वहाँ, उस पाल होटल में हम एक महीना रहा करते थे। अच्छा। लेकिन जब हम सचिवालय में जाते थे, मंत्री से समय लेते थे, मुख्यमंत्री से समय लेते थे, हमको 15-15 दिन एक महीने तक समय नहीं मिलता था। अभी हम बिना समय मिले हुए आ जाते थे, कोई काम नहीं होते थे, बड़ी दिक्कतें आती थी। एक बार हम गए, दीक्षित जी हमारे राम अवतार दीक्षित जी हमारे प्रति विकास मंत्री थे जी। तो उनके घर में गए, समय लिया, तो उन्होंने ऐसे समय दिया जिस समय वो कपड़े पहनने थे अंदर, उसमें हमको अंदर बुलाया। तो हमने देखा कि दो उनके सर्वेंट उनके दोनों पाँव में अलग अलग मोजा पहना रहे हैं, जूता पहना रहे हैं, वो कुर्सी में बैठे हैं, वहीं से हमसे बात कर रहे हैं और कोई खास तवज्जो उन्होंने हमारे साथ नहीं दिखाई और ऐसे ही जवाब सलाम हमको टाल करके काम नहीं हुआ। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने उसी समय गोपाल दत्त भट्ट जी से कहा, भट्ट जी अगर क्षेत्र की समस्याओं का निदान करना है, वहाँ के गरीबों का हित करना है, तो हमको यहाँ आकर के बैठना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस स्थान पर आकर के तब उस दिन से मैंने राजनीति में आने का मन बनाया। अच्छा, मतलब वो एक एक्सीडेंट था जिस समय हाँ, आप लोग जो तो मैंने ये सोचा कि बिना राजनीतिक पदों पर आए, सरकार में आए काम नहीं हो सकते हैं, ये भावना मन में आई। तो ये रहा कि हम किसी तरह से यहाँ आए। तो उसके बाद फिर जो है हमारे गोवर्धन तिवारी जी उस समय हमारे विधायक थे और वो बाद में मंत्री भी रहे। तो वो 1978 में मुझे कांग्रेस में लाए। अच्छा। तो कांग्रेस में लाए तो 1980 में माननीय हरीश रावत जी का चुनाव हुआ, तो उसमें मुझे मेरे क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी दी गई। मैंने उस चुनाव का संचालन भी किया अपने क्षेत्र में और अच्छे मतों से वहाँ से रावत जी को जिता करके भेजा। इसीलिए बोला जाता है कि आप हरीश रावत जी के बड़े क्लोजेस्ट हैं। तो और उसके बाद फिर हमारे यहाँ तुरंत ही प्रमुख का चुनाव हुआ 1982 में जो है, फर्स्ट टाइम ब्लॉक बने। तो चुनाव हुआ तो उस समय मेरा मन हुआ कि पहले ये चुनाव हो रहा है तो इसी में कूदा जाए। तो जब मैं अपने काम कराने के लिए अल्मोड़ा जाता था, अब मेरा लगाव कांग्रेस के नेताओं से रहता था, वहाँ के अध्यक्ष से, दूसरों से तो संपर्क था। तो मैंने भी उनसे कहा कि मेरी इच्छा हो रही है मैं प्रमुख बनूँ करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको आजमाते हैं। उस समय हमारे शेर सिंह धोनी जी दूसरे बार के प्रमुख थे वहाँ 2 टर्म के। तो उन्होंने एक बाद में निर्णय ये हुआ कि एक आपके विकास खंड की सर्वे हम कराते हैं किसी को भेज के, और अगर आपको लोग जानते हों या कह सकते हों जीत रहे हैं तो हम आपको टिकट देंगे। तो धौला देवी के बहुत पुराने ब्लॉक प्रमुख रहे थे रामचंद्र भट्ट जी, उनके पास उस समय गाड़ी भी थी, तो उनको भेजा गया शहर पाटक तक, अल्मोड़ी से करीब आपके 50 किलोमीटर से भी लगभग होता है। तो वो आए तो उन्होंने दुकान वहान में मैंने पूछा, कहते हैं वो इधर उधर जो भी मिला, यहाँ प्रमुख कौन बन सकता है, कौन जीत सकता है, सब उन्होंने सर्वे करी। तो लौट के उन्होंने अल्मोड़ा बताए कि शेर सिंह धोनी को अगर कोई हरा सकता है तो गोविंद सिंह गुंजवाल हरा सकता है। तो फिर मुझे उन्होंने कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित किया। उस दिन से राजनीतिक उदय की बात करें हम तो उस दिन जो है राजनीतिक उदय हुई, मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीता। जी। तो उसके बाद फिर आगे हम काम करते रहे। फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो 1993 में भी मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया असेंबली का। हाँ, अमेली का। तो असेंबली का तो उस समय हमारी प्रति विकास परिषद के मंत्री थे हमारे पुरंदर शर्मा जी का मंत्री थे और उनके साथ में चुनाव लड़ा। तो उस समय मैं 8000 वोटों से, जिसमें अब 3 सीटें हो गई हैं, दोराहाट से लेकर के जागेश्वर तक बड़ा एरिया था, तो वहाँ से मैं चुनाव लड़ा था। तो मैं 8000 वोटों से मैंने उस समय जीता था। और फर्स्ट टाइम जो 93 में आप जीते। 2002 जब आया है यहाँ पर, 2002 में आप चुनाव जीते, 2007 का इलेक्शन हुआ है तब आप चुनाव जीते, 2012 का इलेक्शन हुआ तब आप चुनाव जीते, 2017 का इलेक्शन हुआ तब आप चुनाव जीते। कितना जो है कई बार हमने जो देखा है बीजेपी के लोगों को जो है वो मौका मिल ही नहीं पाया और बोला जाता है कि अब जागेश्वर विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट बन गई है वो।
उस परंपरा को कैसे निभाएंगे और आगे? देखिए, इसके लिए मैं जागेश्वर की जनता का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, और मतदाता जो वहाँ का है उसी की कृपा से, उसी के आशीर्वाद से, और मैं आज इस राज्य बनने के बाद चौथी बार का विधायक आपके सामने खड़ा हूँ, और तिवारी जी के मंत्रिमंडल में मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। और मेरे मन में जो कल्पना पहले थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिसको लेके मैंने राजनीति में प्रवेश किया था, तो मैंने वो काम जागेश्वर विधानसभा में करने का प्रयास किया। चाहे तिवारी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे रावत जी का कार्यकाल रहा हो, मैंने भरपूर पैसा विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत करा करके वहाँ तमाम काम करने के प्रयास किए, क्योंकि जागेश्वर विधानसभा पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा है, पूरी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। वहाँ कोई शहर, कोई नगर पालिका नहीं है, और वहाँ बहुत से गांव हमारे ऐसे थे, गांव में ग्रेविटी का पानी जा ही नहीं सकता था। लोग पनार से गाड़ी में पानी ला करके, घोड़ों में पानी ला करके अपनी दुकानें चलाते थे, धनिया, विशेष रूप से धनिया में। तो और ऐसे हमारे लमगड़ा का क्षेत्र भी था। एक गांव तो लमगड़ा में सत्यू गांव ऐसा था जहाँ नौलों में ताला लगता था, और लोगों को पानी बांट के दिया करते थे कि एक कनिस्टर एक परिवार को दिया जाएगा, तो फिर भी पानी कम पड़ता था। तो वो उस गांव को मैंने, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, मैंने बहुत अच्छे से देखा था। मैं रात विश्राम भी उस गाँव में किया था। तो मेरे मन में यह आया कि यहाँ पंपिंग योजना बननी चाहिए दोनों जगहों पर, और लोगों को पानी मिल सके। तो उसके लिए मैंने आपके कपिलेश्वर बारिणी देवी पंपिंग योजना और सरयू बेलक धनिया पंपिंग योजना स्वीकृत कराई थी, जो करीब करीब मेरे ख्याल से 75 करोड़ तक की उसमें पैसा लगा था दोनों योजनाओं में। और इसके बाद हमने एक हमारे दुड़म पंपिंग योजना है, उस गांव के लिए भी बनाई। तीसरी पंपिंग योजना मैंने पनार से भनोली में पानी की परेशानियाँ थी, वहाँ के लिए पंपिंग योजना बनाई। बड़ी समस्याएं हैं उस क्षेत्र में, बहुत समस्याएं थी। ग्रेविटी की योजना तो हमने बनाई। तो पानी की व्यवस्था मैंने अपने क्षेत्र में पूर्ण करी, और बिजली के 3 सब स्टेशन तो मैंने अपने कार्यकाल में खुलवाए, और एक सब स्टेशन, 2 सब स्टेशन मैंने, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था उस समय मैंने एक सब स्टेशन लमगड़ा ब्लॉक में खोला था। तो जितने सब स्टेशन वहाँ बने हुए हैं आज, 3 लमगड़ा में बन चुके हैं, और वही 3 धलाई में बन चुके हैं, वो कांग्रेस के समय में बने हैं। उसमें हमारा प्रयास रहा है। बिजली पानी का काम हमने पूरा किया, और मेरे क्षेत्र में सड़कों का बड़ा अभाव था। एक सड़क सीधे आपकी अल्मोड़े से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली जरूर बनी थी, टॉप। दूसरी सड़क अल्मोड़े से लमगड़ा होते हुए लोहाघाट तक की बनी हुई थी, और एक काफली खान से भनोली के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जो सड़क है, उससे काफली खान एक जगह पड़ता है, वहाँ से भनोली को जोड़ने वाली सड़क बनी थी। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं थी। कुंज साहब, अभी जो है बीजेपी के जब मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो त्रिवेंद्र जी थे और अब पुष्कर धामी जी हो, वो लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायकों को भी लगातार फंड देते रहे हैं। और आप जो है, हमने आपका जो समाचार पत्रों में पढ़ा और लोगों से जानकारी मिली, कई मैटर्स को लेकर आप जो है जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आप आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार जनता के लिए। तो ऐसा कोई एक जो है कौन से समस्याएं जो है लगती हैं आपको कि लगातार जो है आप आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर? जो अभी शिल्पकार वाली एक बड़ी योजना थी करीब 100 करोड़ के आसपास, कौन सी योजना है ऐसी जिनको लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं जी, वो जो बात भी कहते हैं वो बात कभी खरी नहीं उतरती है, सत्य नहीं उतरती है जी। जब पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने हाउस के अंदर घोषणा करी थी कि हम पीडब्ल्यूडी के मद से प्रतिवर्ष हर विधायक के क्षेत्र में 10-10 करोड़ का काम कराएंगे। उस पर वो कहीं नहीं उतरे। मेरे यहाँ तो एक पैसा उन्होंने नहीं दिया। मैं उनके 2 बार मिला। सबसे अधिक एस्टिमेट मेरे विधानसभा क्षेत्र के विभागों से मैंने भिजवाए होंगे, उसमें वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। और दूसरा, आज भी वो समस्या है, उस समय भी समस्या थी जी, रोजगार की।
उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने जागेश्वर विधानसभा में गुरड़ाबांज एक जगह है जी, वहाँ हमारा हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़मीन है जी हाँ, उस जगह को हमने उस जगह पर एक पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान जिसका हमने हरिप्रसाद टमटा नाम दिया था, हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान को स्वीकृत कराया था। उस संस्थान की स्वीकृति उसका प्रस्तावना बना करके इतनी मोटी किताब है आज भी मेरे पास और सरकार के पास भी है। उस किताब को जब कैबिनेट में रखा गया वो प्रस्ताव पास हुआ, पास होने के बाद पैसा उन्मुक्त हुआ और उसको बनाने के लिए हमने पैसा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था, रोड और पानी की व्यवस्था हमने दूसरे मदों से करके पानी पहुंचा दिया था, बिजली की व्यवस्था कर दी थी, केवल बिल्डिंग बन करके उसमें काम होना था। 100 करोड़ रुपये का लगभग वो संस्थान था और मैं समझता हूँ कि वो संस्थान अगर आज कांग्रेस की सरकार रही होती वो वर्किंग में आ गया होता तो 10,000 लोग वहाँ काम कर रहे होते। अच्छा। हमारा उद्देश्य यही था कि मेरा विशेष रूप से उसमें हरीश रावत जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी बेरोजगार लड़का लड़की जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है उसको काम करने के लिए उस क्षेत्र से बाहर न जाना पड़े। अच्छा, पलायन नहीं करना पड़े, वहीं काम उसको मिल जाए, ये हमने कोशिश की थी। और साथ में एक अमूल की समकक्ष की शुरुआत हमने डेयरी की करनी चाहिए सत्यों गांव में, जिस गांव ने 300 नाली ज़मीन ट्रांसफ़र भी कर दी थी उस विभाग के नाम और उसमें भी पैसा अवमुक्त हो गया था। और ये रानीखेत में एक जल निगम का निर्माण एजेंसी है, सीएनडीएस जिसको कहते हैं, उसने आकर के वहाँ की बिल्डिंगों का नक्शा बना करके काम करने की शुरुआत भी कर दी थी। इस समय चुनाव हुआ तो फिर वो काम भी रुक गया। तो 2 काम मेरे ऐसे रुके भाजपा के शासन काल में जो कांग्रेस ने स्वीकृति किए थे, जिसमें काम प्रारंभ हो गया था लगभग निर्माण का, उनको रोक दिया गया, पैसा लेफ्ट से कर दिया गया। अगर वो दोनों संस्थान हमारे चल गए होते तो मैं समझता हूँ आज वहाँ 15,000 आदमी वही काम कर रहा होता और उन कामों से हम डायरेक्ट परिवारों को जोड़ रहे थे, रोज़गार मिलता, सबको रोज़गार मिलता। तो मेरा ये कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल शगबाग दिखाती है, काम कुछ नहीं करती है और बेरोज़गार की बात रोज़गार देने की कहती है, लेकिन लोगों को बेरोज़गार करने के अलावा उसने कुछ छोड़ा नहीं है, कहीं वो ज़मीन पर कोई काम नहीं करती है। लेकिन लगातार तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ये कहते रहे हैं कि रोज़गार की अपार संभावनाओं को उन्होंने कैच किया और उन्होंने धरातल पर उतार दिया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में। अभी हमने धन सिंह रावत जी का क्षेत्र देखा, उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में एक अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और इसके अलावा जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पुष्कर धामी लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो एक जो है करीने में पेश करने वाला काम है तमाम तरीके का। देखिए, ये खाली कहने की बात है, लोगों को बरगलाने की बात है। चाहे धन सिंह रावत जी ने कहा उच्च शिक्षा के बारे में, चाहे हमारे आज के मुख्यमंत्री बात रखते हैं, दोनों बातें स्पष्ट झूठी है, कहीं पर धरातल पर नहीं उतरी है। बल्कि भाजपा के आने के बाद हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति और गिरी है, उसमें सुधार आने के बाद और गिरी है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आजकल जो हैं वो जो बात कहते हैं वो तो चुनावी बात कह रहे हैं, वो धरातल पर कभी वो चीज़ें उतर ही नहीं सकती हैं, न उतर पाएंगी। अब चुनाव की आचार संहिता लगने वाली हैं, उनकी घोषणाएं जो है वैसी की वैसी रह जाएंगी। तो ये स्थिति आज है। तो भाजपा हमेशा लोगों को बरगला करके झूठ बोल कर वोट लेने का काम करती है, मेरा इस स्पष्ट उस पर आरोप है। जब से 2014 के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यसभाओं के चुनाव हुए, तो इस देश के लोकतंत्र को किस तरह से कमज़ोर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको आज सारा देश देख रहा है। खरीद फरोख्त की परंपरा इन्होंने चलाई, विधायकों को चुनी हुई सरकार को शपथ लेने के बाद गिराने का काम इन्होंने किया। तो ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये तानाशाह के रूप में देश को चलाना चाहते हैं और ख़तरा ये है अगर आज देश के लोग नहीं समझेंगे तो देश फिर कभी न कभी गुलामी की तरफ जा रहा है। इसको हमको स्पष्ट मानना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये कुजवाल साहब, अभी माना जाता है कि जैसे रघुनाथ थे उस समय वहाँ पर आपसे 2 बार वो चुनाव हारे, बीजेपी की क्या ऐसा तो नहीं लोग डर जाते हैं आपके सामने? आपका इतना बड़ा स्टेचर रहा है, आप मंत्री नहीं, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो
काम करने का तरीका है, और विपक्ष के लोगों से भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितने अपने लोगों से करता हूँ। इसमें कोई मुझसे कोई इसको बरगला नहीं सकता है। और ये मेरा काम करने का स्पष्ट है। जीतने के बाद जिस पद पर मैं बैठता हूँ, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, वो चाहे मुझे उसने गाली दी हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे भाजपा का हो, मैं कभी परहेज नहीं करता हूँ। वो विकास को लेकर के आता है, समस्या को लेकर आता है, उसका निदान करने की कोशिश करता हूँ। वो मैंने अभी किया भी है, मेरी आदत है। जहाँ तक रघुनाथ सिंह चौहान जी का प्रश्न है, वो मेरे ही जहाँ जिस ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ उसी ब्लॉक के रहने वाले हैं। उन्होंने सीट बदल दी? उन्होंने मेरे साथ 2 चुनाव लड़े राज्य बनने के बाद, तो 2 चुनाव मुझसे हारे। और बहुत मैं उनका बड़ा आदर भी करता हूँ। और जब तक वो चुनाव लड़ रहे थे तब तक हमारे क्षेत्र में न उनका पैसा खर्च होता था, न हमारा पैसा खर्च होता था। जो हमको पार्टी देती थी उस पर हम चुनाव लड़ जाते थे। कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमको पैसे की कभी कमी पड़ी। तो शालीनता से चुनाव लड़ते थे। तो अब हारना जीतना तो जनता निर्णय करती है। तो जनता ने उनको 2 बार मुझसे हराया, और तीसरी बार फिर उन्होंने हिम्मत नहीं करी, उन्होंने अल्मोड़ी से टिकट मांगा, तो अल्मोड़ी से वो चुनाव लड़े, तो वहाँ से जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, मुझे हराने के लिए कई प्रयास किए। रघुनाथ सिंह चौहान तो थे ही। उसके बाद उन्होंने एक पैसे वाले, हमारे BS नेगी कहते हैं उनको, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे लखनऊ में, मेरे क्षेत्र के रहने वाले, मेरे घर के बगल में उनका घर है। तो उनको मेरे विरोध में उतार दिया। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया खर्च किया, और फिर भी वो मुझसे नहीं जीत पाए। और उसके बाद फिर चौथी बार मेरे साथ उन्होंने, फिर जो यूकेडी के मेरे साथ प्रत्याशी चुनाव लड़ा करते थे, वो भी हमेशा शुरू से लड़ते थे, तो उनको मैदान में उतारा। उन्होंने ज़रूर मेरे साथ टक्कर ली, क्योंकि पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री का भी थोड़ा बहुत दबदबा था, उनका ग्राफ बड़ा हुआ था, उनको लोग उनकी नाम पर वोट मिल रहे थे, और मैं कम वोट से उस वक्त जीता। अच्छा, जागेश्वर धाम को लेके आपने हमेशा ये बात कही, जागेश्वर 5वां धाम बने। मैं जो है आपके जो लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक उत्तर प्रदेश के सांसद थे, उन्होंने कुछ जो है पूजनीय स्थल पर कुछ नियमों के विरुद्ध काम किया, ऐसा जो है आपने तमाम लोगों ने आरोप भी लगाए। और जो हम लोगों ने वीडियोस देखे उससे साफ पता चल रहा है कि वो उन्होंने एंट्री का जो समय था उसका बियॉन्ड काम किया। तो किस तरीके से देखते हैं आप जो जागेश्वर धाम को 5वें धाम बनाने के लिए क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, जब मैं जीत करके विधानसभा में गया देहरादून में, तो वहाँ जो हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री धाम है, उनकी बहुत चर्चा होती थी। और ये चर्चा में आता था कि यात्रा, धार्मिक यात्रा से ही हम अधिक से अधिक पैसा अर्जित करते हैं, और लोग भी उससे पैसा कमाते हैं। तो मैंने एक बार बद्रीनाथ तक की यात्रा करी थी, मैं गया, बाई रोड गया, तो वहाँ देखा मैंने बहुत अच्छे अच्छे होटल, बड़े अच्छी बिजनेस वहाँ रोड में चलती थी। अब जब उनसे बैठ के पूछा तो वो कहते थे, साहब हम तो कई लाख रुपया 3 महीने में कमा जाते हैं, और साल भर फिर हम मज़े करते हैं, ये उनके कहने थे। तो उसी समय से मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे क्षेत्र में एक जागेश्वर है, शिव जी का धाम है, और उसके बारे में जानकारी फिर मैंने ली भी ज़्यादा। और तब मैंने घोषणा करी थी कि हमको मौका मिलता रहेगा तो हम इसको 5वें धाम के रूप में विकसित करेंगे। उसमें बड़े अखबार में भी आया, टीवी में भी आया, और साथ में हमने उसके लिए प्रयास भी किया। हमने वहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कराया, 3 दिवसीय योग महोत्सव कराया, और उसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ऋषिकेश से हमने उसमें एक्सपर्ट बुलाए थे, और उन्होंने उनको योग सिखाया भी, और 3 दिन का हमने सांस्कृतिक मेला भी वहाँ कराया। तो और उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं भी हमने बनाने की कोशिश करी। तो उस समय से जागेश्वर हमारे देशवासियों के, विदेशों के लोगों के उसमें आया, जानकारी में आया कि ये भी कोई बड़ा धाम हो सकता है, तो लोगों के आना शुरू किया। बाद में भी सरकार बदली, यद्यपि इसी सरकार ने भी वहाँ काम करने की कोशिश करी है। तो अब वहाँ गर्मियों में, जबकि गर्मियों में वहाँ बहुत लोग नहीं आते थे, केवल श्रावण के मेले में
मेला लगता था, उसके अलावा कोई नहीं आता था। तो अब जो है पूरा गर्मी भर जो है देश विदेश के पर्यटक आते हैं, गुलजार रहता है और बड़ी भारी इनकम भी होती है। इसी सिलसिले में भाजपा के हमारे बरेली के पास आंवला कहते हैं, वहाँ के वो लोकसभा सदस्य आए हुए थे। तो उस समय थोड़ा कोरोना की वजह से नियम बने हुए थे जी हाँ। तो उन्होंने उस नियम को तोड़ करके गर्भगृह में जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी, वहाँ वो लगी थी, उनको तोड़ करके वहाँ पूजा कराई और बाहर आकर के भी उन्होंने कई ऐसे नियम तोड़े। और बाद में यहाँ तक कि उन्होंने जो वहाँ का प्रबंधक था हमारा, उस प्रबंधक को एक आध थप्पड़ भी मार दिया और तमाम हल्ला गुल्ला कर दिया, गाली गलौज दे दी। तो उससे लेके बड़ा भारी बवंडर हुआ था। मैंने भी उसमें 24 घंटे का उपवास किया था वहाँ और उसमें बहुत ज़्यादा छानबीन हुई थी। तो इस तरह की भाजपा जहाँ धार्मिक अपने को मानती है और वो सोचती है सारे देवता हमारे ही हैं और हम ही हिंदू हैं, दूसरा कोई नहीं है, तो उस भावना को तोड़ने का काम किस तरह से करते हैं ये लोग, वो जागेश्वर में स्पष्ट दिखाई दिया। कुंजवाल साहब, आपके ऊपर जो एक पब्लिक परसेप्शन है, लगातार लोग ये कहते हैं कि आप सबसे अगर ख़ास हैं तो हरीश रावत जी के बहुत क्लोजेस्ट हैं। और जिस समय आप विधानसभा अध्यक्ष रहे 2012 में, उस समय विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर जब बने थे तो कई नौकरशाह थे, जब बेलगाम हो रहे थे आपके बयान आते थे उसको लेकर, और माना ये जा रहा है कि विजय बहुगुणा को की कुर्सी जो खिंच गई वो आपके कारण खिंची। देखिए, जहाँ तक हरीश रावत जी के खासम खास होने की बात है, मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका सबसे समान रहता है जी। हरीश रावत जी की मैं एक बात पर बहुत इज्जत करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं और प्लानर भी हैं और उत्तराखंड की उनको पूरी जानकारी है। उत्तराखंड में कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र, कौन सा गांव और किस बोली भाषा के हैं, क्या क्या वहाँ उत्पादन होता है, क्या काम करते हैं, वो लंबे समय से जो उन्होंने स्टडी कर रखी है, मैं समझता हूँ उतनी बड़ी जानकारी इस प्रदेश के किसी नेता को नहीं है। और अगर वो सरकार में जैसे आए तो सरकार में आने के बाद इस उत्तराखंड के बारे में जो इसमें कार्य योजना प्रस्तुत करते थे, स्वीकृत कराते थे, वो मैं समझता हूँ आज तक मैंने किसी दूसरे मुख्यमंत्री की नहीं देखी है। ठीक है, सड़कों का निर्माण हो जाता है, स्कूल खुल जाएंगे, पॉलिटेक्निक खुल जाएंगे, ये एक आम बात है, लेकिन आम हमारे यहाँ का गरीब, उसकी आमदनी कैसे बढ़ सके, हमारे यहाँ की जो फसलें होती हैं पारंपरिक, उनका अच्छा मूल्य उनको कैसे मिल सके, इन सारी बातों पर कैसे लोगों को रोज़गार किसी क्षेत्र में दिया जा सकता है, ये और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति होने के बाद उनको क्या क्या सुविधाएं मिलें या जो हमारे विभाग है उनमें कैसे नियुक्ति दी जाए, तो ये सारी चीज़ें जो प्लान करते थे, मैं समझता हूँ ऐसा प्लान मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए, एक सबसे बड़ी छोटी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश में विकास खंड है, अगर हम किसी पोस्ट को विज्ञप्ति जारी करते हैं किसी पोस्ट की, तो उसमें सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन है, पूरे प्रदेश से बाहर से भी आ जाती है। अब उस पर इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो हमारे गांव के लोग, हमारे विकास खंडों में पड़े हुए लोग वो नहीं निकल पाते थे, नौकरी में नहीं लग सकते थे। तो हरीश रावत की ये सोच को देखिए, उन्होंने जब शिक्षा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करी इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में, तो उस समय उन्होंने कहा कि जिस विकास खंड में जितने पद हैं उन पदों को उसी विकास खंड के पढ़े लिखे लोगों से भरा जाएगा। और ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने प्रार्थना पत्र लेकर के उसी विकास खंड के लोगों को नियुक्ति किया जो आज भी काम कर रहे हैं। नहीं तो वो लोग जो आज काम कर रहे हैं वो कभी उस क्षेत्र में काम उस पद पर आ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सोचा कि उसी ब्लॉक के अंदर मेरिट के आधार पर जो लड़का शिक्षा विभाग में जितनी जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता जिसमें होगी और मेरिट में सबसे ऊपर होगा, उसको वहाँ नियुक्ति मिल जाएगी। तो 95 ब्लॉकों में, सारे ब्लॉक में अलग अलग लोग लगे, 50 से 60 लोग हर विकास खंड में उसमें लगाए गए थे। ये सबसे बड़ी उनकी सोच रही है बेरोजगारी को दूर करने की। तो इस तरह के कई काम किए उन्होंने। गरीबों के लिए पेंशन की योजना उनके समय में तिवारी जी थे, उसमें 125 रुपये हमको पेंशन मिलती थी, वृद्धों को, विकलांगों को।
तिवारी जी ने उसको 400 किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं करी। राव जी आए, उन्होंने 1000 रुपया किया। त्रिवेंद्र सिंह इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस के कई नेता 2016 में बड़े नाराज हो गए और उन लोगों ने बगावत कर दी कांग्रेस के। देखिए, मैं इस बात का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूँ। राजनीति में जो व्यक्ति आता है उसको सेवा भाव से आना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन अब राजनीति इतनी गलत हो गई है, अब हम लोग जो आते हैं, मैं अपने पर भी उस बात को ले सकता हूँ, आज जो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कमाई के लिए आते हैं। हम विधायक बन जाएंगे तो हम अपने परिवार को संपन्न बना देंगे, ये कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, सैकड़ों हज़ार रुपया जमा कर लेंगे, फिर चुनाव में ज़्यादा खर्च करके भी हम जीत जाएंगे, जनता की सेवा करें न करें। ये एक राजनीति में भावना आ गई है जो लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वो चीज़ उस समय के कई विधायकों के पास थी, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हरीश रावत हो सकता है उनकी मनमानी नहीं करने दे रहा हो, और एक तरफ जब केदारनाथ में आपदा आई, उस आपदा के कारण बहुगुणा जी को जाना पड़ा, जिसका आरोप मुझ पर भी लगता है कि कुंजवाल जी के कारण बहुगुणा यहाँ से गए हैं करके। तो हुआ क्या, अब आप उसमें देख सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि होगा, सेवा करने का व्यक्ति वाला व्यक्ति होगा, वो जहाँ आपदा आएगी वहाँ दौड़ेगा, उनकी सहायता करने की कोशिश करेगा, या दिल्ली में मौज करने के लिए चला जाएगा। तो बहुगुणा का आलम यह था, केदारनाथ में तमाम लाशें पलटी जा रही थी और बहुगुणा जी दिल्ली चले गए थे। तो ये सबसे बड़ा अपराध उन्होंने किया इस उत्तराखंड के साथ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं भी उस समय गुप्त काशी तक बाई रोड गया था, उसके बाद रोड बंद थी। गुप्त काशी में रात नाइट हॉल्ट किया था। उसके बाद मैं पंडों के गांव में भी गया, मैंने हर जगह से पूछा, और उस समय तक हमारे राज्य सरकार ने जो मरने वालों की संख्या दी वो मेरे ख्याल से 3000 के आसपास भी नहीं दी थी। तो आपकी शायद याद नहीं, हाँ, मैं नहीं दी थी। तो मैंने सब आंकड़ा लगा करके मुझसे पूछा, तो लोगों ने तो मुझसे कहा कि 25,000 से ऊपर लोग मर गए हैं। तो फिर भी मैंने सब कंट्रोल करके मैंने कहा कि 10,000 से ऊपर आदमी मरा है। पहला बयान, हाँ, वो बयान भी मेरा बहुत पूरा हाईलाइट हुआ, पूरे देश में हाईलाइट हुआ। बल्कि मैं फिर वहाँ से लौटने के बाद मैं इधर धारचूला की तरफ भी आपदा आई थी, मैं वहाँ भी बाई रोड गया, मुझसे मुनस्यारी में रुका हुआ था। जब मैं रात रुका हुआ तो रात में मेरे पास सोनिया जी का फ़ोन आता है, हमारी नेता है, अध्यक्ष हैं, कि अध्यक्ष जी आपने क्या बयान दे दिया। और इसी तो सरकार की किरकिरी हो जाती है, ज़रा संभल करके बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए। तो मैंने भी स्पष्ट सोनिया जी से कहा, मैंने कहा मैडम, मैं वहाँ गया, मैंने पूछा, पूरा आंकड़े लिए, जानकारी ली, और मैंने तो 10,000 का बयान दिया है, मरने वाले की संख्या 20 से ऊपर है, यह आप कन्फर्म कर लीजिए। और मैंने कहा अगर मैं इस बयान को नहीं देता तो कांग्रेस यहाँ उत्तराखंड में फिर संभल नहीं सकती थी, नुकसान में जाती। सच्चाई आपने बयान मैंने जो सत्य है मैंने कह दिया, और मैं झूठ बोल नहीं सकता, जो आपने मुझ पर एक्शन लेना है आप ले लीजिए, ये कहा मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप ज़रा सा सरकार के विरोध में इस तरह का बयान मत दीजिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन बाद में जब बात सही निकल गई तो उसके बाद भी उनका बयान मेरे पास आया, टेलीफोन आया। तो ये चीज़ें हुई। तो मैं समझता हूँ सत्यता में सबसे बड़ा बल होता है, और उसी का कारण रहा, उसी गलत आंकड़ों के कारण बहुगुणा जी को यहाँ से जाना पड़ा। तो बाद में हरीश रावत जी यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए थे। अच्छा, ये माना जाता है कि हरीश रावत जी से आपकी नज़दीकियाँ थी। 2016 में जब बगावत हुई तो एक संकट मोचक के तौर पे आप उस समय दिखाई दिए। ऐसा क्या हुआ था कि जो विधायकों की आपको सदस्यता? देखिए मैं समझता हूँ बहुगुणा जी को ये लगा कि मुझे हरीश रावत जी ने हटाया और अपने आने के लिए, तो उस बदले को फिर वो लेना चाहते थे, और उसी 5 साल के अंतर्गत लेना चाहते थे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो जब हमारा बजट पास हो रहा था, उस बजट में विभागीय बजट सब पास हो गए थे, लेखानुदान पास होना था अंतिम। परंपरा ये रही है कि अगर लेखानुदान पास नहीं होगा तो वो नहीं होगा तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो ये उसी समय गड़बड़ करने वाले थे हमारे जो 9 विधायक थे, जिनकी सदस्यता बाद में भंग भी हुई। तो वो उसमें गड़बड़ करके अविश्वास
का प्रस्ताव दे करके सरकार को गिरा रहे थे। तो हुआ क्या कि किन्हीं कारणों से सरकार मतलब प्रस्ताव पास हो गया। मैंने अपने हिसाब से संचालन करते हुए, और बहुमत कांग्रेस का था, मैंने हाँ ना में बजट पास करवा दिया और मैं उठ करके चला गया। जब मैं उठ करके गया तो इन्होंने खुद फिर हंगामा शुरू किया। हंगामा शुरू करने के बाद ये लोग बाहर निकले, कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी करी। नारेबाजी करने के बाद बस मंगाई गई। बस मंगाने के बाद जो है ये गवर्नर के यहाँ ज्ञापन देने गए। उससे पहले गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को, लॉ सेक्रेटरी को बुला लिया था और उनसे पूरी हाउस की जानकारी ले ली थी और ये भी उनसे मालूम कर लिया था। उन्होंने बता दिया था कि साहब जिस तरह से हाउस चलता है उस तरह से हाउस संपन्न हो गया है अगले 28 तारीख तक के लिए और बजट पास हो गया है। तो गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि वहाँ तो बजट में गड़बड़ी से पास कराया गया, ये कराया गया, वो कराया गया, सब पूछा उन्होंने। तो एक हमारे लॉ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग दिखाई किताब में से। उन्होंने कहा साहब ये रूलिंग है, हाउस में सब कुछ करने वाला स्पीकर होता है और स्पीकर कहता है कि हाँ ना में हमने बजट पास करा दिया, हम भी वहाँ पर थे, हुआ भी पास, और इसमें न आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते, न हम हस्तक्षेप करते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। गवर्नर साहब ने उस रूलिंग को पढ़ा तो उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बहुमत सिद्ध हाउस कब बुलाया जाए। तो सेक्रेटरी ने कहा कि हाउस तो 28 तारीख को स्पीकर ने बुला ही रखा है, स्पीकर साहब ने, और उसी दिन बहुमत हो जाएगा। तो गवर्नर साहब उसमें मान गए। और फिर हुआ कि अगर 28 तारीख की डेट को गवर्नर साहब नहीं मानते, वो पहले हाउस बुला देते, तो फिर इनकी सदस्यता भंग नहीं होती। क्योंकि जो दल बदल कानून है उसमें स्पष्ट यह है कि 7 दिन का उनको टाइम मिलना चाहिए, जिनको आप निकाल रहे हैं नोटिस दे करके समय जवाब मांगना चाहिए, 7 दिन कम से कम होनी चाहिए। तो 7 दिन 28 तारीख तक हो रहे थे। तो जब गवर्नर साहब 28 के लिए मान गए बहुमत सिद्ध करने के लिए, तब हमने उनको नोटिस दिया। नोटिस देने में जो सत्यता थी वो सामने लाए और सारे उनके जो अपनी सरकार के खिलाफ जो वो बोले थे, पार्टी के विरोध बोले थे, जो उन्होंने हरकतें की थी, वो सब हमने प्रमाण जुटा करके हमने एक फाइल बना करके हमने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। बाद में लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही माना, प्रमाण थे, इसलिए दल बदल कानून के आधार पर उनकी सदस्यता भंग हुई। मैं नहीं चाहता था किसी सदस्य की सदस्यता जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं गलत निर्णय करूं, क्योंकि मैं जानता था कि जो निर्णय मैं करूंगा कोर्ट में ज़रूर जाएगा। अगर मैं उनकी सदस्यता भंग नहीं करता तो सरकार कोर्ट में जाती, क्योंकि सरकार की तरफ से मेरे पास याचिका आती है, उस याचिका पर मैंने उनका निर्णय किया है। तो जो याचिका सरकार ने भेजी वो मेरे कोर्ट से अगर खारिज भी कर देते तो वो उसी को लेकर के हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वहाँ से उनकी सदस्यता भंग हो जाती। तो मैंने जो किया, मैंने दल बदल कानून का सही निर्णय करने का काम किया, जिसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिटो किया। तो उसके कारण उनकी सदस्यता भंग हुई। और पुनः जो है हरीश रावत जी फिर, हाँ, वो फिर जब वो बहुमत सिद्ध करने की बात आई 28 को, तो अब वो 9 विधायक बाहर हो गए, उन्होंने मत देना नहीं था, इसलिए बहुमत कांग्रेस का हो गया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने रह गए। अच्छा, ये माना जाता है कि आप जो है अगर कभी जो है उत्तराखंड के विधानसभा के समय में कहीं हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इम्पोर्टेंट आपका जो निर्णय बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। जी, निर्णय मैं समझता हूँ उस समय तक देश के किसी राज्य ने एक निर्णय नहीं किया था। आज भी जब किसी देश में इस प्रकार के विधानसभा में संवैधानिक संकट आता है तो जो उत्तराखंड की लोकसभा में विधानसभा में निर्णय हुआ है उसका उदाहरण पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ दल बदल को रोकने के लिए इस तरह की प्रक्रिया होनी आवश्यक भी है, क्योंकि आज लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम जीत के जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम कांग्रेस के विधायक बने रह जाएंगे। आजकल की जो भाजपा के लोग हैं वो हमको लालच दे करके, पैसा दे करके हमको उस पार्टी के सदस्य से अलग भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी इस्तीफा दिला देते हैं। आदमी पैसे को महत्व देने लग गया है। मेरे सामने तो उस समय भी जब मैंने दल बदल कानून के पर निर्णय लेने की कोशिश करी तो 100 करोड़ का ऑफर मेरे सामने आया था। मैंने पहले भी कहा, मैंने उसको ठुकराया है। और आज जो है विधायकों को पैसा दे करके
उनको दूसरे दल में बदल दे रहे हैं, इस्तीफा दिलवा दे रहे हैं, फिर चुनाव लड़ा दे रहे हैं। तो इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, सरकारें गिर जा रही हैं। वो भाजपा के लोग थे जो करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे थे आपको। हाँ, मेरे पास 100 करोड़ का ऑफ़र आया और मैंने उसको कहा, मैंने 100 करोड़ का उनसे हाथ जोड़कर ये बात कही, मैंने कहा अगर मैं 100 करोड़ लेकर के गलत निर्णय करता हूँ तो वो निर्णय कोर्ट में जाएगा ही जाएगा और फिर मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। मैं ये चीज़ नहीं चाहता, इसलिए जो दल बदल कानून बना हुआ है उसमें जो सही नियम लगेंगे वो मैं इसमें लगा करके, चाहे आप बचें या जाएं, इस पर मैं अपना निर्णय दूंगा। अभी 2022 का चुनाव होने वाला है, उसमें जो है लगातार कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव चल रहा है लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। कोई कहता है कि हरीश रावत जी हो, कोई किसी का नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेते हैं। तो आप भी तो हो सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा जब आपकी इतनी ज़्यादा। देखिए, एक चीज़ है, मुख्यमंत्री उसी को बनना चाहिए जो प्रदेश को विकास के रूप में भी और यहाँ की बेरोजगारी को लेकर भी और तमाम योजनाओं को लेकर के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे उस पर चिंतन करता हो, सोच रखता हो, समझदारी रखता हो और वो करने की उसने पहले भी कुछ काम किया हो, आगे भी उस तरह को करने की सोचते हैं। तो ऐसे आदमी को आना चाहिए। हल्का आदमी, छोटा आदमी और केवल पैसा कमाने के लिए जो सत्ता में आए मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, उससे प्रदेश का हित नहीं होगा। प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोगों के हित करने के लिए आनी चाहिए, वही मुख्यमंत्री बननी चाहिए। मेरा तो साफ कहना है कि इस समय के वर्तमान जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में है, उन सब में हरीश रावत सबसे ऊपर हैं। अगर वो प्रदेश में आ गए तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश का हित होगा, अहित नहीं होगा। प्रदेश तरक्की भी करेगा, यहाँ की बेरोजगारी भी कम होगी, यहाँ का विकास भी होगा और यहाँ की गरीबी भी कम होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। क्या है कांग्रेस का जीत का मंत्र, क्या है फिर जो आपने बात करी कि अगर हरीश रावत जी बने तो कांग्रेस का जीत का मंत्र क्या है? आपकी सीट का जीत का मंत्र क्या है? जो देखिए, जीत का मंत्र यही हो सकता है कि एक तो हमको जनता पर विश्वास करना चाहिए और जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अगर आज केवल चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में जा रहा है, मैं समझता हूँ कभी नहीं जीतेगा। उदाहरण के लिए 2-4 पैसे के बल पर जीत सकते हैं, लेकिन आम प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। आपकी 5 साल तक कितना लगाव क्षेत्र से रहा है, कौन से किस गरीब का आपने काम किया है, कौन सा विकास के काम के आपके लड़े हैं और किन किन लोगों की आपने पर ही कहाँ पानी नहीं गया, पानी को देने में आपने सहयोग किया, बिजली के ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, महीनों तक लोगों के ट्रांसफार्मर नहीं लगते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, अंधेरे में रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो परेशानियाँ आती हैं उनको हल करने वाला व्यक्ति जो क्षेत्र में रह करके काम करता हो, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति को ऊपर वाला भी मदद करता है और जनता भी मदद करती है, वो कभी हार नहीं सकता है। और जो व्यक्ति केवल चुनाव के दिनों में वहाँ आते हैं, आजकल बहुत से लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी आई है, दूसरे लोग हैं, हमारे भाजपा में ही बहुत से लोग आए हैं जो बाहर से आकर के आजकल लोगों को बड़ा प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता जो है यहाँ की समझती है, वो सबक सिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आम आदमी पार्टी जो है मुफ्त की बात करके वो चाहते हैं कि उन्होंने जैसे दिल्ली में मॉडल बनाया और कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे बिजली मुफ्त की बात करी उन्होंने, पानी मुफ्त की बात की, रोज़गार अगर नहीं है जिसके पास उसको बेरोज़गारी भत्ते देने की बात कर रहे हैं वो। तो उनके बारे में देखिए, जो दिल्ली का मॉडल और उत्तराखंड के मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली का मॉडल यहाँ लागू नहीं हो सकता है। इस प्रदेश को मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यहीं का मॉडल हमको बनाना पड़ेगा और वो मॉडल वो व्यक्ति बना सकता है जिसको उत्तराखंड की पूरी जानकारी हो। अब केजरीवाल जी हैं, उनको यहाँ के कहाँ की जानकारी है? न गाड़ गधेरों की जानकारी है, न गाँव की जानकारी है, न यहाँ के जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसकी जानकारी है, न बोली भाषा की जानकारी है और न यहाँ के एग्रीकल्चर की जानकारी है। और दूसरा, न यहाँ की आमदनी क्या है, उस आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ से बढ़ाएंगे, इसकी जानकारी है। अब दिल्ली में तो अथाह पैसा है, दिल्ली में पैसे की कोई कमी नहीं है और दिल्ली में उनको बहुत कुछ करना नहीं है, केवल 2 चीज़ों में पैसा लगा दें, वो चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आम पार्टी का यहाँ कोई जनाधार बढ़ ही नहीं सकता है। वैसे भी हमारे प्रदेश की एक खूबी रही है, ये प्रदेश के लोग हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं।
और आज़ादी का आंदोलन को ले लीजिए और देश की सुरक्षा का वो ले लीजिए, वो हमेशा राष्ट्र के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी भावना राष्ट्र के साथ है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को ही यहाँ पर वो आगे बढ़ाती हैं और ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए यहाँ क्षेत्रीय पार्टी हमारी यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसने लंबा संघर्ष किया, जिसके संघर्ष के बाद ही हमारा राज्य बना। चाहे किसी ने भी किसी की सरकार में राज्य दिया हो, लेकिन मूल संघर्ष तो उसी का रहा। तो संघर्ष रहने के बाद वो पार्टी आज ख़त्म है। इसलिए आम पार्टी के लोग तो कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति यहाँ क्या कर सकता है? तो ये वो सफल हो नहीं सकते यहाँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया। कहिए नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में अगर आप लोगों को गोविंद सिंह कुंजाल जी से कोई सवाल है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पर आकर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।